नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता की कला और साहित्य के बारे में चर्चा करी थी और आज हम वैदिक साहित्य की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि अभी तक आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और पास में ही जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर देवें ताकि जो भी नए नए वीडियो हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। अब वैदिक सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी कुल। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी कुल और कुल के बाद में ग्राम, यानी कि कई कुल मिलकर के क्या बनते थे, ग्राम बनते थे और कई ग्राम मिलकर के बनते थे विश और कई विश मिलकर के बनते थे जन। जैसे कि ऋग्वैदिक काल तक जो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी कुल और सबसे बड़ी थी जन, परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो कई जन थे वो क्या बन गए थे, जनपद बन गए थे। तो इस तरह से सबसे छोटी इकाई है कुल और सबसे बड़ी इकाई है जनपद या राष्ट्र या राज्य भी कह सकते हैं। अब हम इनके मुखिया के बारे में बात करें तो जो कुल था उसके मुखिया को कहा जाता था कुलपति और ग्राम जो था ग्राम के मुखिया को कहा जाता था ग्रामणी। विश के मुखिया को कहा जाता था विशपति और जन के मुखिया को कहा जाता था गोप और जनपद के मुखिया को क्या कहा जाता था, राजा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये राजनीतिक इकाइयाँ थी वैदिक सभ्यता में। तो उस समय जो राजा था उसकी सहायता के लिए जो दो प्रमुख अधिकारी थे वो कौन कौन से थे, एक तो पुरोहित होता था और दूसरा कौन सा होता था, सेनानी। तो ये दोनों जो है राजा की सहायता करते थे, हर प्रकार से राजनीतिक कार्यों में उसकी सहायता करते थे। तो अब हम बात करते हैं एक विशेष रूप का कर लिया जाता था उस समय। तो उस कर का नाम क्या था, बलिहृत। जनता द्वारा ये कर राजा को दिया जाता था। उसके बाद में ऋग्वेद में जो हमारा वेद है सबसे प्राचीन, उसमें एक घटना का जिक्र हमें मिलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस घटना का नाम क्या है, दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। इसमें 10 राजा थे। तो ये घटना इस प्रकार से है, जो भरत जन था एक, जैसे हमने जन की बात की, कई विष मिल करके क्या बनते हैं जन। तो भरत नामक एक जन था, उसके राजा थे सुदास। तो भरत जन के राजा थे सुदास। उनके पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन थे, उनके पुरोहित थे। तो राजा सुदास ने किसी बात पर विश्वामित्र को, जो पुरोहित पद पर आसीन थे, उनको निष्कासित कर दिया और किसको रख लिया इसकी जगह, विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को पुरोहित रख लिया। तो अब विश्वामित्र जो थे वो नाराज हो गए और उन्होंने राजा सुदास के खिलाफ युद्ध करने की ठानी। इसके लिए उन्होंने 10 राजाओं का जो एक संगठन तैयार किया, अलग अलग जन के जो राजा थे वो उनका एक संगठन तैयार किया और राजा सुदास के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया। तो राजा सुदास का और 10 जन के राजाओं के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें राजा सुदास की क्या हुई, विजय हुई। तो इस तरह से राजा सुदास और 10 जनों के जो मध्य युद्ध हुआ था उसको दशराज्य युद्ध कहा जाता है। और ये जो युद्ध है
रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या था, परुषणी नदी के किनारे यह प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। तो अब हम बात करते हैं, ये जो 10 जन थे ये कौन कौन से थे। इसमें 5 जन जो कि पंचजना के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके नाम देखते हैं। ये 5 जन कौन कौन से थे, अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और द्रुह्य। तो इस तरह से ये क्या थे, ये पंचजना के नाम से प्रसिद्ध थे। तो अगर एक प्रश्न आता है पंचजना में कौन कौन से जन शामिल थे, तो अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और द्रुह्य। इनके अलावा जो 5 जन और शेष रह गए उनके नाम भी हम देख लेते हैं। तो ये कौन कौन से थे, अगले जो ये थे, अलिन, पखत, विषाणी, भलानस और शिवी जनपद। तो ये 10 ये थे जन, और एक तरफ थे भरत जन के राजा सुदास, जिसमें राजा सुदास की ही आखिर में जो विजय हुई थी। तो इस तरह से जो ये 5 है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पंचजना के नाम से मशहूर थे। इसके बाद में हम बात करते हैं जो राजा की सहायता के लिए कोई सभा या संस्था की भी व्यवस्था थी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये संस्थाएं कौन कौन सी थी, सभा और समिति नाम की जो राजनीतिक संगठन था, जो कि राजा के राज कार्यों में उनकी सहायता करता था। तो ये राजनीतिक संगठन कितने थे, तो ये थे 2, ये थे सभा और समिति। तो हम इनका क्या है थोड़ा सा तुलनात्मक रूप में अध्ययन कर लेते हैं, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सभा और समिति, इससे पहले एक राजनीतिक संगठन और हुआ करता था, विदत, जो धीरे धीरे उसका क्या है समाप्त हो गया, और हमें सिर्फ सभा और समिति के बारे में ही पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सभा में कौन से लोग शामिल होते थे। सभा में होते थे कुलीन, और जो ज्येष्ठ लोग होते थे वो शामिल होते थे, जो कि बुजुर्ग कह सकते हैं हम, या जो कुलीन लोग होते थे वो इसमें शामिल होते थे। और समिति में कौन शामिल होते थे, जो आम जनप्रतिनिधि होते थे वो लोग शामिल होते थे। आम जनप्रतिनिधि शामिल होते थे समिति में। अब हम दूसरा इसका देखते हैं, इसका कार्य क्या था। तो ये जो कुलीन और ज्येष्ठ लोग होते थे ये राजा को परामर्श देने का कार्य करते थे, क्योंकि ये ज़्यादा समझदार लोग होते थे। परामर्श और राजा को न्याय करने में भी ये मदद करते थे, न्याय व्यवस्था में भी ये सहायता करते थे। और ये जो समिति के लोग होते थे वो क्या करते थे, ये करते थे सामाजिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, विषयों पर चर्चा करते थे। तो ये तो राजा की सहायता करते थे, परामर्श देते थे, न्याय व्यवस्था में मदद करते थे, और ये सामाजिक धार्मिक जैसे इन तरह के अनेक विषयों पर ये लोग चर्चा करते थे। अब जो एक और है इसमें, ये जो सभा होती थी ये समिति की अपेक्षाकृत क्या होती थी, छोटी संस्था होती थी।
ये होती थी छोटी संस्था, और ये जो है अपेक्षाकृत बड़ी संस्था होती थी। और समिति की जो बैठकें होती थी उसमें राजा भी भाग लेता था। बैठकों में राजा भाग लेता था, और जो समिति थी उसके प्रधान को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। तो इस तरह से हम थोड़ा सा क्या है तुलनात्मक रूप से करेंगे, हमें याद हो जाएगा। तो सभा में कौन लोग शामिल होते थे? कुलीन और ज्येष्ठ लोग शामिल होते थे। जैसे कि वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा जो है उस तरह से ले सकते हैं हम, ये इसको राज्यसभा मान सकते हैं और इसको लोकसभा मान सकते हैं। और समिति में आम प्रतिनिधि शामिल होते थे। सभा के जो लोग थे वो परामर्श और न्याय व्यवस्था में मदद करते थे, और जो समिति के लोग थे सामाजिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। और ये छोटी संस्था होती थी अपेक्षाकृत समिति के, और समिति की बैठकों में क्या है राजा भी भाग लिया करता था। अब हम इसके बाद में बात करते हैं महाकाव्य काल की। महाकाव्य काल कौन सा हुआ? जब रामायण और महाभारत की रचना की गई, उस समय को क्या कहा जाता है? महाकाव्य काल कहा जाता है। तो महाकाव्य काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या था? रामायण जिसकी रचना वाल्मीकि ने की, और महाभारत जिसकी रचना वेदव्यास ने की थी। तो महाकाव्य काल जो था उस समय क्या थी? सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। हालांकि कहीं कहीं हमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी मिलती है। तो कुछ राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी थी। तो जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसमें क्या था? राजा का पद था वंशानुगत होता था, और उसमें क्या है देवीय सिद्धांत की भी हमें झलक दिखाई देती है। देवीय सिद्धांत यानी कि राजा को देवता के तुल्य समझा जाता था। फिर भी जो राजा था निरंकुश नहीं था, उस पर कुछ अंकुश भी थे। उसकी प्रजा के प्रति क्या होती थी? अपनी जिम्मेवारी होती थी, और वो प्रजा के जो हितों के ध्यान में रखते हुए कार्य करता था। और जब उसका राज्याभिषेक किया जाता था तब उसको प्रजा हित की शपथ भी दिलाई जाती थी। तो उस समय अब हम देखते हैं उसमें राजा की सहायता के लिए कौन होते थे? राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद होती थी जिसके क्या होते थे? 18 तीर्थ होते थे। तीर्थ यानी कि विभाग, अलग अलग विभाग होते थे जिनके मुखिया क्या होते थे? मंत्री होते थे। अलग अलग विभागों के मंत्री होते थे। तो ये सब लोग क्या है जो राजा की राज कार्यों में मदद किया करते थे। अब जैसे कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वंशानुगत था राजा का पद। तो यदि कोई दो भाई हैं और उसमें जो बड़ा भाई है उसमें कोई शारीरिक दोष पाया जाता था तो छोटे भाई को क्या है राजा बना दिया जाता था। तो जिस तरह से हम महाभारत में देख सकते हैं जो दो भाई थे पांडु और धृतराष्ट्र, तो पांडु के अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया था, जिसकी वजह से अनेक समस्याएं पैदा हुई और महाभारत का युद्ध हुआ। तो इस तरह शारीरिक दोष पाए जाने पर छोटे भाई को भी राजा बना दिया जाता था। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे गणतंत्रात्मक राज्य भी थे कुछ, जैसे मैंने जिक्र किया महाकाव्य काल में। तो ये कौन कौन से थे? ये थे अंधक, वृषणी, कुक्कुर और भोज। तो ये क्या हो गए? ये हो गए गणतंत्र राज्य हो गए। तो महाकाव्य काल के जो गणराज्य कौन कौन से थे? अंधक, वृषणी, कुक्कुर और भोज। अब हम इसके बाद में बात करते हैं महाजनपद काल की बात करते हैं। महाजनपद
काल। तो ये महाजनपद कौन से थे? जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, कई कुल मिल करके ग्राम बने, कई ग्राम मतलब मिल करके विश्व, कई विश्व मिल करके जन, और कई जन मिल करके जनपद बने। इसी तरह से जब कई जनपद मिल करके क्या बन गए? महाजनपद मिल गए। क्योंकि जो बहुत सारे जनपद थे उनमें से जो शक्तिशाली जनपद थे उन्होंने निर्बल जनपदों को अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह से क्या है, उनकी भौगोलिक जो साम्राज्य था उसमें विस्तार हुआ और कई जो महाजनपद उभर कर सामने आए थे। तो इस तरह से जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय, इसी तरह जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का जिक्र मिलता है? 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, जिसमें कि 4 महाशक्तिशाली महाजनपद थे। ये कौन कौन से थे? ये थे कौशल, वत्स, मगध और अवंती। तो ये 4 जो है बाद में महाशक्तिशाली महाजनपद उभर करके आए, और इन चारों में ही कौन सा शासन था? इन चारों में ही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक शासन था, जिसमें जो मगध है उसका जो शासक हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसने बाद में जो है बहुत ही बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस तरह से जैसे हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लगभग 1000 ईसा पूर्व के लोहे की जो खोज हो चुकी थी। तो लोहे की खोज की वजह से क्या है, जो जनपद के लोग थे, ये जो उस समय के लोग थे, उन्होंने हथियारों को बनाना शुरू किया, और हथियारों के बनाते ही जैसे क्रांति हो गई और वो अपने साम्राज्य विस्तार में लग गए। तो इस तरह से उन्होंने जो शक्तिशाली साम्राज्य थे उन्होंने छोटे जनपदों को अपने में मिला लिया, और इस तरह से बड़े बड़े जनपदों का, महाजनपदों का निर्माण होता गया। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में तो जो ये जन होते थे उनका जो आधार क्या होता था, वो इधर से उधर, इनको कबीले भी कहा जाता था, इधर से उधर घूमते रहते थे, उनका कोई स्थायी आधार नहीं था। पर उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो क्या है, बसना शुरू हो गए, इसलिए उनका एक भौगोलिक जो है स्थान, वो उन्होंने भौगोलिक जो साम्राज्य की स्थापना शुरू कर दी। तो इस तरह से धीरे धीरे करते हुए जनपद जो थे वो महाजनपदों में परिवर्तित होते गए। तो जिस तरह से अंगुत्तर निकाय में जिक्र किया गया है 16 महाजनपदों का, तो हम अभी 16 जनपदों की, महाजनपदों की सूची देखते हैं। उसके अलावा कुछ गणराज्य भी थे जिनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ये 10 गणराज्य थे जिसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो उसकी एक सूची अभी हम देख लेते हैं। तो अब हम एक नज़र डालते हैं 16 महाजनपदों के और उनकी राजधानियों के ऊपर। तो हम देखते हैं ये जो 16 महाजनपद थे, अंग जिसकी राजधानी थी चंपा, मगध जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती जहाँ अयोध्या भी है, वज्जी की राजधानी वैशाली, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, कुशावती या फिर पावा, चेदी की है शक्तिमती या फिर सोथिवती भी इसका प्राचीन नाम था, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र और काम्पिल्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, इसको बैराट भी कहा जाता है, वर्तमान में ये जयपुर में स्थित है राजस्थान, और शूरसेन की राजधानी मथुरा, अश्मक जो कि सबसे दक्षिणी महाजनपद है, इसकी राजधानी पोतन, और अवंती की राजधानी उज्जैनी। तो इस तरह से उत्तरी अवंती की उज्जैनी होगी और दक्षिणी की है महिष्मती, भी राजधानी रही थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला और
कंबोज की राजधानी राजपुर या हटक। ये थे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। इनके अलावा कुछ गणराज्यों का भी जिक्र किया गया है, उनके ऊपर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो कपिलवस्तु जो था गणराज्य, उसके जो शासक कौन थे? शाक्य वंश के थे। रामगाम के कोलिये प्रसिद्ध थे। सुसुमरगिरी के भग, अलकप के बुल्ली, केशपुत के कालाम, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, मिथिला के विदेह। यहीं की जो हमारे सीता थी, जिसको इसीलिए इनको वैदेही भी कहा जाता है, और वैशाली के लिच्छवी जो प्रसिद्ध थे। तो अभी हमने एक बार इनकी सूची पर हमने दृष्टि डाली है। अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से इनको नक्शों द्वारा आपको समझाएंगे। जो 16 महाजनपद है उनकी जो स्थिति कहाँ थी और उनकी राजधानियाँ कहाँ पर थी। तो अब इसके बाद में हम प्राचीन भारत की थोड़ी सी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। जैसे कि ये कुछ गणराज्य हुए थे, तो इनमें जो शासन व्यवस्था कैसी थी, हमने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। अब हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, जिसका जो राजा होता था क्या होता था? निर्वाचित होता था। ये लगभग 2500 आज से 2500 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय हमारे प्राचीन भारत में गणतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी। ये बहुत ही बड़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और उस समय की जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसकी झलक जो है आज के हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें भी दिखाई देती है। तो जैसे कि वैशाली के जो लिच्छवी थे, वहाँ के लिए एक राजा शब्द के लिए एक शब्द आया है, राजा शब्दोपजीवी। तो इसका मतलब क्या होता है? जो प्रत्येक व्यक्ति था वो क्या था? अपने आप को राजा मान सकता था। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में ये शब्द दिया गया, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो था वो क्या था? राजा के समान ही माना जाता था। अब राजा की व्यवस्था के लिए कौन कौन थे? राजा की व्यवस्था के लिए थे उपराजा, उपराजा था, और भंडारिक और सेनानी। ये क्या थे? राजा की सहायता के लिए अधिकारी थे। इनके अलावा जिस तरह से सभा और समिति वैदिक काल में राजनीतिक संगठन थे, उसी तरह से इस गणतंत्रात्मक शासन काल में भी इनके लिए क्या थी? सभा जो एक थी वो क्या था? राजनीतिक संस्था थी। और ये जो सभा होती थी जो या संस्था जहाँ पर इनकी बैठकें होती थी उसको क्या कहा जाता था? संस्थागार कहा जाता था। संस्थागार या संथागार कहा जाता है। और इस संथागार में बैठने की जो क्रम से बैठने की व्यवस्था की जाती थी उसके लिए भी एक अधिकारी नियुक्त होता था। उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? आसन पन्नापक। तो ये क्या है? क्रम से बैठने की क्या करता था? व्यवस्था करता था। इसको क्या कहा जाता? आसन पन्नापक कहा जाता था। इस तरह से जो बैठकें होती थी संथागार में इस संगठन की, तो उसके लिए एक गणपूर्ति आवश्यक थी, यानी कि कोरम निर्धारित किया गया था। यानी कि इतने प्रतिशत लोग जब बैठक में शामिल होंगे तभी उस बैठक के जो अधिवेशन बुलाए जाएंगे, नहीं तो स्थगित किए जाएंगे। उसमें एक गणपूर्ति आवश्यक थी भी, इतने लोग उसमें आना जो अनिवार्य है। उसके बाद में उस संस्थागार में या उस संगठन में क्या होते थे? अनेक विषयों पर चर्चा की जाती थी, मतदान भी किए जाते थे। यदि कोई प्रस्ताव पेश किया जाता था उसको 3 बार दोहराया जाता था। यदि सभी मौन रहते थे तो इसका मतलब था सभी सहमत हैं, और नहीं तो अगर किसी को कोई आपत्ति थी तो उसके लिए चुनाव भी, मतदान भी कराया जाता था। मतदान किस तरह से कराया जाता था? शलाकाओं द्वारा। शलाकाएँ होती थी, तो इस तरह से अलग अलग जो है शलाकाएँ उठा करके वो अपनी सहमति असहमति प्रकट कर सकते थे। और जो शलाका इकट्ठा करने वाला व्यक्ति होता था, अधिकारी होता था, उसको क्या कहा जाता था? शलाका
ग्राह्यपक कहा जाता था, शलाका ग्राह्यपक कहा जाता था उसको। तो इस तरह से यदि फिर भी कोई विवाद होता था तो आगे और जो है विशेष समितियों को जो है वो वाद प्रस्तुत किए जाते थे। तो इस तरह से मतदान भी होता था अनेक शलाकाओं के द्वारा, और ये मतदान जो था गुप्त भी हो सकता था और खुला मतदान भी हो सकता था। इनके अलावा न्याय व्यवस्था भी उत्तम थी। जैसे कोई अपराधी था, उसकी जांच पड़ताल के लिए 7 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके उसके बाद में निष्कर्ष पर पहुंचते थे और अपराधी को सज़ा दी जाती थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्राचीन भारत था उसमें गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी, यानी कि बौद्धकालीन जो समय था उसमें जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वो भी बहुत ही श्रेष्ठ थी। और इनके अलावा उसके बाद में कालांतर में ये ज़्यादा समय तक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं चल पाई, क्योंकि अंत में जैसे कि हमने बात की थी मगध का शासक हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। एक शक्तिशाली शासक हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जो ये सभी एक भारत के अंदर केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की, यानी कि उसने एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद या कह सकते हैं साम्राज्य की स्थापना की और सभी जो छोटे छोटे जनपद थे उनको अपने में शामिल किया और एक केंद्रीयकृत सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिससे ये गणतंत्र राज्य जो थे, गणतंत्र शासन जो था ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में एक केंद्रीयकृत सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की। तो इस तरह से हमने आज ये 16 महाजनपदों के बारे में और गणराज्यों के बारे में, प्राचीन भारत के गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा। और ये जो महाजनपद है उनको हम थोड़ा सा अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें नक्शे के द्वारा हम बताएंगे आपको। तो इस वीडियो को देखने के बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप उसमें टेस्ट भी दे सकते हैं जो कि इसी वीडियो से संबंधित होंगे। और जितने भी मार्क्स आपके आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।